नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है श्री नॉलेज हब में। आज हम बात करेंगे नेपाल के मौजूदा युवा आंदोलन की, जिसे जेएनजेड क्रांति कहा जा रहा है। लेकिन यह आंदोलन अचानक शुरू नहीं हुआ। इसकी जड़ें नेपाल की राजनीति, जातिगत संघर्ष और संगठनों के खींचतान में भी छिपी हुई है। तो चलिए समझते हैं अरब स्प्रिंग से लेकर नेपाल तक जेएनजेड ने कैसी भूमिका निभाई और नेपाल की राजनीति किस दिशा में अब जा रही है। जेएनजेड यानी 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई पीढ़ी। यह पीढ़ी सोशल मीडिया और इंटरनेट के साथ बड़ी हुई है। दुनिया भर में बड़े बड़े आंदोलनों की अगुवाई इस पीढ़ी ने की है, जो अरब स्प्रिंग से लेकर हांगकांग, ब्लैक लिव्स मैटर और नेपाल तक फैला हुआ है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नेपाल 2008 तक एक हिंदू राजतंत्र था, लेकिन 2008 में इसे धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया और यहीं से एचएसएस सक्रिय हुआ। एचएसएस का एजेंडा नेपाल को फिर से वापस हिंदू राजतंत्र या राष्ट्र के रूप में बनाने का था। एचएसएस की जड़ें 1992 से हैं और यह भारत के आरएसएस की तरह त्योहारों, धर्मांतरण रोकने और हिंदू पहचान पर काम करता है। नेपाल में जातीय तनाव लंबे समय से है। ब्राह्मण बनाम गुरुंग और मधेसिया समुदाय। गुरुंग समुदाय बौद्ध और मिश्रित परंपराओं से जुड़ा हुआ है और हिंदू वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता। इस पृष्ठभूमि में सूदन गुरुंग ने 2020 में हामी नेपाल नामक संगठन बनाया। हामी नेपाल का एजेंडा था भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और नेपो किड्स के खिलाफ युवाओं को एकजुट करना। इस आंदोलन को साथ मिला उद्योगपति दीपक भट्टा, साहिल अग्रवाल और डॉक्टर संदूक रोहित जैसे प्रभावशाली लोगों का। लेकिन 4 सितंबर 2025 को सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। यह पूरे आंदोलन का ट्रिगर पॉइंट बन गया। जैसा कि एक और जो थ्योरी है वह भी है कि सीआईए और आंदोलन की भूमिका को लेकर, क्योंकि पिछले 1-2 वर्षों के अगर पूरे साउथ एशिया के परिदृश्य को हम लोग देखें तो पाते हैं कि बांग्लादेश, म्यांमार और उसके बाद नेपाल तक जो पूरी एक अव्यवस्था फैली है, तो उस अव्यवस्था में सीआईए की भूमिका से कोई इनकार नहीं करता है। लगातार इसको लेकर खबरें आती रहती हैं। डॉक्टर संदूक रोहित को नेपाल में अमेरिकी एजेंट कहा जाता है। यही कारण है कि आंदोलन तेज हुआ, मंत्रियों ने इस्तीफे दिए और प्रधानमंत्री ओली की सरकार हिल गई। लेकिन 9 सितंबर को अचानक सूदन गुरुंग ने हामी नेपाल आंदोलन से अपने हाथ पीछे कर लिए और इसके खिलाफ बाइकॉट हामी नेपाल और बैक ऑफ हामी नेपाल सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। इसके बाद मैदान में आए काठमांडू के मेयर बालेन शाह सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि रैपर, इंजीनियर और युवाओं की प्रतिनिधि आवाज़ के रूप में उभरे। वे 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मेयर चुने गए थे और युवा राजनीति का प्रतीक बन गए। बालेन शाह का झुकाव एचएसएस और भारत विरोधी माना जाता है। उन्होंने भारतीय फिल्मों और टीवी शो पर बैन लगाया। ग्रेटर नेपाल का नक्शा उन्होंने अपने ऑफिस में लगा रखा है। सोशल मीडिया बैन होने के बाद वे खुद सड़कों पर उतरे और छात्रों का साथ दिया। अब उन्हें नेपाल का अगला प्रधानमंत्री माना जा रहा है। हालांकि यह बात भविष्य के गर्भ में है। अगले 1-2 या 2-4 दिनों में वह कन्फर्म होगा, स्पष्ट होगा। परंतु ध्यान देने की ज़रूरत जिस पर है वह है कि यह कोई पहली बार नहीं है। अरब स्प्रिंग में सोशल मीडिया से तानाशाह गिरे, हांगकांग में छात्र लोकतंत्र की लड़ाई लड़े, अमेरिका में ब्लैक लिव्स मैटर में जेएनजेड ने टिकटॉक और इंस्टाग्राम को हथियार बनाया था और अब नेपाल में भी यही हो रहा है। डिजिटल पीढ़ी भ्रष्टाचार और सेंसरशिप के खिलाफ विद्रोह कर रही है। नेपाल का मौजूदा संकट सिर्फ सोशल मीडिया बैन का नतीजा नहीं बल्कि जातिगत संघर्ष, राजनीतिक खींचतान और बाहरी हस्तक्षेप का एक मिला-जुला मिश्रण है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे अहम किरदार है वह है जेएनजेड की ताकत। वही पीढ़ी जो इंटरनेट के साथ बड़ी हुई, आज सड़कों पर उतरकर सत्ता को चुनौती दे रही है। हालांकि अब यह देखना होगा कि नेपाल का यह पूरा विद्रोह क्या एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत करेगा या बांग्लादेश की गति को प्राप्त करेगा। आप सभी लोगों से आग्रह है कि श्री नॉलेज हब की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, इसे शेयर करें और इसमें कंटेंट में क्या सुधार चाह रहे हैं या इस संदर्भ में और कोई बातचीत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।